मेरे बेटे ने मेरे को बताया कि पापा रिजल्ट आ गया है, तो मैं बोला इसको कि तेरा भी आ गया। इसने बोला हाँ पापा, तो मेरे आंखों में आंसू हो गए। फिर मैंने मम्मी को बताया, मम्मी को मन की मम्मी मेरा और पापा का एक साथ सिलेक्शन हो गया है। मम्मी सच में ऐसे ऐसे बोलने लगी। मम्मी बहुत एक्साइटमेंट हो गई थी। घर वालों ने सबसे पहले मिठाई किसको खिलाई? और जब मम्मी को किसकी ज्यादा टेंशन रहती थी कि बेटे का सिलेक्शन फटाफट से हो जाए या कि पापा का सिलेक्शन हो जाए? कि हम एक साथ लाइब्रेरी जाते थे। संडे को ऑफ रखते थे हम, लेकिन हफ्ते में 6 दिन हम रेगुलर जाते थे। 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार सब असफल हो गए, सफलता आपको मिलेगी। जैसे मैं इनको देखता था कि ये पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, मेरे को वहीं से ही थोड़ा थोड़ा आया। पहले मैं नहीं था सीरियस। यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा में वैसे तो 60,000 से ज्यादा लोग पास हुए, लेकिन ये 2 रोल नंबर जब सामने आए तो खाकी में छिपा एक फिल्मी ट्विस्ट सामने आया। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट ट्विंकल जैन और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द बैज, यूपी पुलिस का पॉडकास्ट, जहां हम बात करते हैं खाकी से जुड़ी कहानियों की। लेकिन आज की कहानी सीधी स्क्रीन से उतरकर आई लगती है। जैसे कभी बॉर्डर फिल्म में पिता बॉर्डर पर लड़ रहा होता है और बेटा उसकी राह देखता है, वैसे ही एक रियल लाइफ स्क्रिप्ट आई है हापुड़ से। हाल ही की यूपी पुलिस भर्ती, 48 लाख से ज्यादा आवेदन, 60,000 से ज्यादा चयन, लेकिन इन सब के बीच एक नाम नहीं, 2 नाम ऐसे निकले जिनकी कहानी देश भर में वायरल हो गई, क्योंकि ये थे पिता और पुत्र। जी हाँ, एक ही परीक्षा, एक ही भर्ती और दोनों सिलेक्ट। पिता जिन्होंने 17 साल से भी ज्यादा भारतीय सेना में सेवा की, बेटा जिसकी प्रेरणा बचपन से ही पिता की वर्दी की थी, और अब दोनों एक साथ खाकी में। कोई बॉलीवुड फिल्म होती तो कहते ये स्क्रिप्ट थोड़ी ओवर ड्रामेटिक है, लेकिन ये रियल है और रियल हीरो कभी स्क्रिप्ट नहीं मांगते। तो आइए मिलते हैं उन 2 जिंदा दिल लोगों से जिनकी कहानी ड्यूटी से पहले डेस्टिनी ने जोड़ी, हापुड़ के इस पिता पुत्र की जोड़ी से जिनकी कहानी बियॉन्ड द बैज में सिर्फ किस्सा नहीं, इंस्पिरेशन है। सबसे पहले आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं सबसे पहले ये चाहूँगी कि आप एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें, एक अपना संक्षिप्त परिचय आपके बारे में बता दीजिए। नमस्कार मैम, हम यूपी पुलिस के मंच पे हम दोनों आभारी हैं, और मैं यशपाल सिंह नागर, सेना से रिटायरमेंट हूँ, और मैं एक हापुड़ के छोटे से गांव उदयरामपुर नंगला के रहने वाले हैं। नमस्कार मैम, मैं शेखर नागर। जैसे मेरा गांव तो आपने सुन ही लिया होगा, मेरे पिताजी ने बता चुके हैं। मेरी 12th हुई थी 2021 में। उसके बाद ही से मैं प्रिपरेशन करने लगा गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, बाकी देता रहा एग्ज़ाम्स वगैरह। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट आया तो आपका अपना पहला रिएक्शन क्या था? क्या इस चीज़ की खुशी कि आपका सिलेक्शन हो गया, या इस चीज़ की हैरानी कि दोनों का सिलेक्शन एक साथ हो गया? मैम, जब हम दोनों का रिजल्ट आया उस टाइम में पंजाब जलंधर में था। मैं ऑर्डिनेंस में अभी नौकरी पे हूँ। तो मेरे बेटे ने मेरे को बताया कि पापा रिजल्ट आ गया है, तो मैं बोला इसको कि तेरा भी आ गया। इसने बोला हाँ पापा, तो मेरे गाँव आंखों में आंसू हो गए उस टाइम। मैं अपना तो रिजल्ट में मैं तो सोचा कि मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, तो बेटे को चयन हो गया, तो इससे अच्छी मेरी खुशी की बात नहीं हुई। घर वालों ने सबसे पहले मिठाई किसको खिलाई? सबसे पहले मिठाई इसकी मम्मी ने इसको खिलाई। रिजल्ट आया था होली से एक दिन पहले की बात है। रिजल्ट लगभग 12 दोपहर के टाइम आया था। पापा उस टाइम पे अपनी जॉब पे थे जलंधर। रिज़ल्ट आया जैसे ही मुझे सबसे पहले अपना देखा, उसके जस्ट बाद ही मैंने अपने पिताजी का देखा। जैसे ही मैंने आया, मैं ऊपर था कमरे में, नीचे आया भागते भागते, मैंने पापा को कॉल की। पापा का फ़ोन एक्चुअली जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है जॉब के टाइम पे। उसके बाद फिर मैंने मम्मी को बताया। मम्मी को मन की मम्मी मेरा और पापा का एक साथ सिलेक्शन हो गया है। मम्मी सच में ऐसे ऐसे बोलने लगी। मम्मी बहुत एक्साइटमेंट हो गई थी। फिर पापा कॉल लगाए, नहीं लग रही थी पापा ने। फिर शाम को आके पापा ने बैक कॉल की हमको, पता क्या हुआ सर? पापा रिजल्ट आ गया है। आ गया। तेरे पापा को इतनी अपनी खुशी नहीं थी कि जितनी मेरी थी, क्योंकि ऐसा गांव में एक रोज़गार मिलना बहुत बड़ी चीज़ है। तो पापा तो पहले से थे, लेकिन मेरी ज़्यादा खुशी थी पापा को। अच्छा, आपने अपने बचपन से ही अपने पिताजी को वर्दी में देखा है, तो आपका सपना कैसे पनपा पुलिस की भर्ती की परीक्षा देने का या वर्दी पहनने का?
मैम ऐसा था, मैं पापा के साथ कैंट एरिया में बहुत पहले से रहा हूँ, तो एक वर्दी का जुनून औरों को देख के, पापा को देख के, जैसे पापा सुबह शाम ड्यूटी पे जाते थे, तो वहाँ से वो उत्पन्न हुआ वर्दी का जुनून। फिर जैसे ही पापा रिटायरमेंट है, हम वापस गांव में आ गए। फिर मैं प्रिपरेशन करने लगा, मेरी 12th हो गई 2021 में पास आउट हो गया था मैं। उसके बाद मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए जिसमें मैंने नहीं हो पाया। मैंने एनडीए भी दिया, लेकिन उसमें मेरा एग्ज़ाम थोड़ी वो लेवल की प्रिपरेशन नहीं हो पाई। फिर मैं ग्रेजुएट हुआ, अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ, एग्ज़ाम हो गया लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया है। तो अभी ऐसा है कि अभी हम दोनों ने 2023 में ये एक फॉर्म निकले थे यूपी पुलिस के, जो कि मैंने और मेरे पिताजी ने एक साथ उन फॉर्म फिलअप किए थे। हमारा सेंटर सहारनपुर गया था, हम दोनों एक साथ गए। पापा जॉब से आए थे एग्ज़ाम देने, मैं अपने यहाँ से गया था। मेरा एग्ज़ाम था 25 की सेकंड शिफ्ट को, और सेम डे को पापा का था फर्स्ट शिफ्ट में। मेरे से पहले पापा का हो चुका था। मैंने पापा से पूछा, सेंटर अलग अलग थे, मैंने पापा से कॉल करके पूछा, पापा कैसा गया आपका एग्ज़ाम? तो पापा ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करना, समझाया मुझे, ज़्यादा डरना नहीं, बहुत होपलेस नहीं होना है, बहुत तसल्ली से करना है, बहुत आसान है, दिक्कत नहीं है, तो तैयारी है, तू कर लेगा। मेरा भी अच्छा गया है, टेंशन नहीं लेनी है। फिर उसके बाद मेरा एग्ज़ाम हुआ, हम दोनों, पापा वहीं से ड्यूटी चले गए, मैं अपने घर पे आ गया। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग जब पढ़ रहे थे तो आपकी दिनचर्या कैसी रहती थी? क्या आपका फिक्स टाइम टेबल था? आप दोनों पिता पुत्र एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे, पढ़ते थे, या एक दूसरे को कंपटीशन की तरह देखते थे? लगता है कि पापा आगे निकल गए, पापा ने ज़्यादा सिलेबस कवर कर लिया, या बेटा पीछे रह गया है? नहीं मैम, ऐसी बात नहीं थी। एक्चुअली एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो मेरा ये था कि मेरा मैथ रीजनिंग वगैरह स्ट्रॉन्ग थी, मेरी जीके कमज़ोर थी। लेकिन पापा का ये था, थोड़ा मैथ्स पापा की डाउन थी, लेकिन पापा की जीके जीएस बहुत अच्छी थी। तो हम एक दूसरे को अलग अलग सब्जेक्ट में हेल्प किया करते थे, डाउट एक दूसरे को सॉल्व किया करते थे। बाकी फिक्स टाइम टेबल की ये था कि हम एक साथ लाइब्रेरी जाते थे दोनों। हमारे गांव से लगभग 10-12 किलोमीटर लाइब्रेरी थी। हम डेली सुबह जाते थे 10 बजे, और करीब फिक्स तो नहीं था, लेकिन हाँ 5 से 6 घंटे हम डेली पढ़ा करते थे लाइब्रेरी में। अच्छा, मम्मी को किसकी ज़्यादा टेंशन रहती थी कि बेटे का सिलेक्शन फटाफट से हो जाए, या आपके पापा का सिलेक्शन हो जाए? मम्मी को ये था कि मेरे पिताजी कर चुके हैं, तो ज़्यादा उनका वो नहीं था। कि बेटे का था कि बेटा आगे क्या करेगा, टेंशन रहती है माँ को, और हर किसी माँ को टेंशन रहती है अपने बेटे की कि वो आगे क्या करेगा और क्या करेगा। पिताजी को तो ये था कि कर चुके हैं, बाकी आर्मी से पेंशन आ रही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना भी आए ना सिलेक्शन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन बेटे की आगे थी, थोड़ी ज़्यादा मेरी ही थी मम्मी को। जब आप दोनों का सिलेक्शन हुआ साथ में, तो आपके गांव वालों का जो है रिएक्शन उसमें कैसा रहा? मैम, गांव वालों का तो ये है कि एक मतलब नॉर्मल एक का भी सिलेक्शन हो जाए तो वो खुश हो जाते हैं। लेकिन हमारे गांव में ऐसे भी हैं कि 2 भाई एक साथ भर्ती हुए हैं, तीन भाई भी एक साथ भर्ती हुए हैं, लेकिन बाप बेटे का ये बहुत रेयर चांस है कि बाप बेटे, बहुतों को तो पता भी नहीं है कि बाप बेटे एक साथ कैसे लग सकते, क्योंकि एक यूपी पुलिस में एक एज लिमिट होती है 18 से 25 साल। तो बहुतों को नहीं पता लग रहा है कि कैसे, जैसे एक सर्विसमैन कोटे के बारे में किसी को पता नहीं है, बहुतों को नहीं पता है, तो वो अचंभे में है बहुत कि एक साथ भर्ती कैसे हो गए। तो अब उनको बाद में जब चर्चा हुई गांव में, खुश हुए सब, गांव में घर पे बधाई देने के लिए आए, तो तब उनको पता चला। अच्छा, ये बताइए कि जब आप लोग पढ़ाई कर रहे थे तो आप में से कौन ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, जो एकदम फिक्स्ड अपना टाइम टेबल फॉलो करता था, या फिर ऐसे ही मौज मस्ती में पढ़ाई की? मैम, हम जैसे लाइब्रेरी, मैंने बताया जैसे कि हम एक साथ लाइब्रेरी जाते थे, संडे को ऑफ रखते थे हम, लेकिन हफ्ते में 6 दिन हम रेगुलर जाते थे लाइब्रेरी में। मैं जाता था, मेरा क्या था, मैं इंस्टा वगैरह ज़्यादा चलाता था, बहुत मतलब इधर उधर ज़्यादा पढ़ाई में कम था। लेकिन मैंने अपने पिताजी को देखता था, हम अलग अलग बैठते थे लाइब्रेरी, हमने किसी को बता भी नहीं रखा था लाइब्रेरी में कि ये मेरे पिता है, ना मेरे पापा जी ने बता रखा था कि ये मेरा बेटा है, एक साथ आते हैं। हम लाइब्रेरी से पहले एक अलग अलग हो जाते थे, लेकिन जाते एक लाइब्रेरी में थे। जैसे मैं इनको देखता था कि ये पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, मेरे को वहीं से ही थोड़ा थोड़ा आया, पहले मैं नहीं था सीरियस। जैसे इनको देखता था कि ये मेरे पिताजी कर रहे हैं तो मैं भी करूँ। जैसे हम एक साथ फिर लंच भी लेके जाते थे, तो थोड़ा बीच में ब्रेक लेके हम लंच किया करते थे। तो पापा मेरे से पूछते थे कि आज क्या क्या किया तूने, तो मैं क्या बताऊँ, मैं तो कुछ किया नहीं है, मैं बस यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह देखता हूँ। तो फिर वहाँ से मैंने, पापा थोड़ा बता ना क्या देखा तूने, क्या पढ़ा मुझे बता। तो फिर उसी के चक्कर में फिर मैं पढ़ता रहा, फिर वहाँ से थोड़ा डिसिप्लिन में आया। तो इसका ये है कि मेरे से ज़्यादा मेरे पिताजी स्ट्रिक्ट थे।
मतलब पिताजी को पढ़ते देखते तुम्हारे अंदर थोड़ा सा डर भी और कंपटीशन भी जाग गया होगा कि ठीक है। अच्छा, इसके लाइब्रेरी में लोगों को ना बताना, जैसा कि आपने बताया कि हमने ना नहीं बता रखा था कि हम दोनों बाप बेटे हैं, तो इसके पीछे कोई खास वजह है? हाँ जी मैम, इसका खास वजह यह है कि एज अ न्यू जनरेशन हम एक एज अ मतलब ओल्ड एज की सोच के हिसाब से हम ऐसे सोचते हैं कि हम ज़्यादा अच्छे हैं। हम इनको नहीं पता है कि हमारी सोच कैसी है। थोड़ा ओल्ड एज से हटते हैं सारे बच्चे, न्यू जनरेशन जो है। तो उस टाइम पे मेरी भी ऐसी सोच थी एज अ एज के हिसाब से। तो मैं नहीं बताता था कि थोड़ा हिचकिचाहट होती थी मेरे को बताने में कि मेरे पिताजी भी तैयारी कर रहे हैं, एक मेरे साथ हैं, तो मैं नहीं बताता था। लेकिन बाद में जब आगे चल के एक दो लोगों को पता चल गया फिर, लेकिन हम एज अ कंपटीशन में थे तो फिर थोड़ा गर्व भी महसूस होता था। गांव में जाते थे कि एग्जाम्पल देते छोटे छोटे बच्चों को, देखो वो बाप बेटे जा रहे हैं, तुम भी कर लो, थोड़ा गर्व होता था। तो तब फिर मेरी सोच तब से बदलने लगी। फिर हम पूरा कंपटीशन में घुस गए। फिर तो एक दोनों तैयारी करते थे। फिर एग्ज़ाम क्लियर हुआ मैम। एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद हम फिज़िकल की तैयारी भी एक साथ करने जाते थे। सुबह सुबह स्टेडियम में जाते थे, पास में था स्टेडियम। तो पापा पहले से डिफेंस में थे, तो पापा को फिज़िकली तो पापा पहले से फिट थे। फिर पापा मेरे को कराते थे कि 4 चक्कर लगाने हैं या 3 चक्कर लगाने हैं। तो ऐसा देखा जाए तो पापा ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है सिलेक्शन दिवाने में। तो जैसा कि आपने बताया आप आर्मी से रिटायर हुए हैं, तो फिज़िकल ट्रेनिंग का आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर होगा। तो जब कांस्टेबल भर्ती के लिए आपका फ़िज़िकल एग्ज़ाम हुआ था, तो आप उसमें कॉन्फिडेंट थे या फिर अपने बेटे के लिए डर महसूस कर रहे थे कि ये पास होगा या नहीं होगा? जी मैम, मैं तो दिल में सोचा था कि मैं तो फिट ही हूँ। मैं तो 5 किलोमीटर क्या, मेरे 10 किलोमीटर दौड़ डालो या 20 किलोमीटर दौड़ डालो। मगर मेरे को ये पता था कि जब ये बचपन में करीबन इसको आर्मी में 5-6 साल रखा, तो मैंने वहाँ पे इसको फिट कर दिया था। तो मेरे को पता था कि ये पक्का 5 किलोमीटर मारेगा। तो मैं इसने 17 मिनट 16 सेकंड में दौड़ मारी थी मैं, 5 किलोमीटर दौड़। एक घर से 2 सिलेक्शन, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के अलावा आपकी फैमिली का भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा होगा। खासकर आपकी माता जी, आपकी पत्नी का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा होगा। तो उनकी दिनचर्या कैसी थी, वो कैसे आपको सपोर्ट करती थी? जी मैम, मेरी पत्नी जो हाउस वाइफ है, तो वो सुबह हम जब जाते थे लाइब्रेरी तो वो खाना बना के देती थी, पैक करके। तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने हमको टाइम से पहले खाना दिया और अपना बहुत बहुत योगदान दिया। हम दोनों ही लाइब्रेरी चले जाते हैं पढ़ने के लिए। तो घर पे सारा ही मेरे माता जी करती थी मैनेज। और मतलब खाना तो खैर ठीक है बना रही है, लेकिन और भी काम थे बहुत कि कोई आ रहा है, कोई किसी काम, कोई जैसे हम भैंस वगैरह भी रखते हैं, खेत वगैरह भी हमारा थोड़ा 1-2 खेत भी रखते हैं हम। तो वो भी सब करना, मैंने सब कुछ, हम तो चले जाते थे पढ़ने। तो उनका बहुत ज़्यादा योगदान है। खाना तो खैर ठीक है, खाना तो बन दे रही हैं टाइम पे, लेकिन घर का काम वगैरह, एक काम फिजिकल तो है लेकिन मेंटली भी है कि दोनों जा रहे हैं, होगा कि नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा योगदान है। सपोर्ट करती थी बहुत ज़्यादा कि ठीक है अगर तू जा, तू अपने पिता में। मेरी सोच ऐसी थी कि मैं स्टार्टिंग में तो मैं चाहता नहीं था कि मैं अपने पिता के साथ लाइब्रेरी जाऊँ। उस टाइम पे मैं मम्मी से बहुत लड़ता था कि मम्मी मैं नहीं जाऊँगा। फिर मेरे को मम्मी ने ही मनाया कि जब जा रहे हैं तो जा, तू बोल रहे हैं तुझे जाना ही पड़े, जा तेरा मन लगेगा, देखना तू एक बार जाके तो देख। फिर मैं मम्मी के कहने पे पापा के साथ जाने लगा। फिर धीरे धीरे टाइम हुआ, मन लगने लगा। फिर नॉर्मल हो गया मेरा सब कुछ। तो अब जब आपके पिताजी का सिलेक्शन हो गया है, तो आपको क्या मतलब अगर आप सोचते होंगे कि पहले मैं कैसे मना करता था कि मैं साथ में लाइब्रेरी नहीं जाऊंगा, तो इस चीज़ पे आपको कुछ गिल्ट या कुछ फील करते हैं? हाँ मैम, गिल्ट तो नहीं, लेकिन ये है कि मैं खुद को खुश नसीब मानता हूँ कि मेरी सोच बदली है उस हिसाब से। नहीं तो आजकल के ऐसे में न्यू जनरेशन ये सोच है कि वो अपनी मतलब ओल्ड एज को ऐसे नहीं मानते हैं कि इनकी सोच बहुत पुरानी है। लेकिन नहीं, मैं तो अपने पिताजी को बहुत वो मानता हूँ कि आज जैसे कंपटीशन है उस हिसाब से पापा ने इतनी मेहनत की मेरे जितनी ही मेहनत की है। क्योंकि एक एज भी फैक्टर होता है कि आपकी सोच शक्ति उतनी, आप कितना कर सकते हो या कितना आप चीज़ों को याद रख सकते हो। तो एज के हिसाब से बहुत चीज़ें वेरी करती हैं।
तो मेरे पिताजी, मैं मानता हूँ एक जीएस ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें आपको फैक्ट्स याद रखने पड़ते हैं, लेकिन मेरी नई एज होते हुए मेरे को फैक्ट्स नहीं याद होते थे, लेकिन मेरे पिताजी एक बार जो पढ़ लिया वो उनको याद हो जाता था। मेरा क्या है, मैं मैथ्स वगैरह में, रीजनिंग में, इंग्लिश वगैरह में स्ट्रॉन्ग था। तो हम एक दूसरे को अलग अलग सब्जेक्ट में घर पे, हम जैसे लाइब्रेरी से निकलते थे तो हम बाइक पे भी बातचीत करते थे, डाउट्स एक दूसरे से सॉल्व किया करते थे, आते टाइम भी और जाते टाइम भी। जैसे एक साथ लंच किया करते थे तो खाना खाते टाइम भी हम एक दूसरे पूछते थे कि ये कैसे होगा। जैसे पापा ने कोई क्लास कंप्लीट की, लेक्चर कंप्लीट किया, उसके बाद ही पापा जैसे कुछ डाउट आया पापा को मैथ्स में, तो वह पापा याद अपने दिमाग में रखते थे कि वो कैसे, इसका ये कैसे होगा। तो जैसे मैं इसको पूछ, लाइब्रेरी से निकला मैं, तो मैं क्वेश्चन करता था कि ये बताओ संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, उसकी स्थापना कब हुई। तो इसको ये सोचा कि भी उस टॉपिक पे ये अगले दिन मेरे को बोलता था कि हाँ पापा, संयुक्त राष्ट्र संघ ये है 1945 में उसकी स्थापना हुई है 24 अक्टूबर को। तो इसको ऐसे याद होता था फिर क्वेश्चन। मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे को जो है आपने इस तरीके से सपोर्ट किया है। जी मैम, जी मैम। क्या आप लोग अपने नोट्स शेयर करना या किताबें शेयर करना, इस तरीके की भी चीज़ें आप करते थे? कैसे पढ़ते थे आप, अलग अलग किताबों से या एक किताबों से? नहीं, मैं अलग अलग किताबों से पढ़ते थे, मगर नोट एक दूसरे को शेयर करते थे। तो ये भी कंपटीशन होता था कि कौन अच्छे नोट्स बना रहा है या कौन ज़्यादा पढ़ के ज़्यादा नोट्स बना रहा है? जी 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 मैम, जी ऐसे होता मैम, था। जैसे मैं न्यू कंपटीशन में आया था, पापा ने जब से आर्मी में सेलेक्ट हुए तो उस टाइम पे कंपटीशन था, तो उस टाइम पापा ने तैयारी की थी, तो पापा को पता था कि कैसे नोट्स वगैरह बनाते हैं, कैसे क्या। मेरा यह था, मैं न्यू कंपटीशन में घुसा था तो मैं जैसे एक एक डिटेल लिखता था सारी। ये नहीं कि जो याद करने की चीज़ें वो तो याद कर लो, बाकी जो मोटी मोटी चीज़ है, मेन टॉपिक है वो लिखो। लेकिन मेरा क्या था कि मैं एक टॉपिक पे 5 से 10 से 15 पेज लिख देता था। पापा डांटते थे ये मत कर, ऐसे मत कर, ये फिर तू ऐसे टॉपिक को बहुत 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 बढ़ा देगा, तो ऐसे नहीं पढ़ पाएगा। तो पापा ने मुझे समझाया कि ऐसे कर, छोटे छोटे नोट्स बना, आगे सामने अपने आँखों के सामने चलता फिरता देखता रहे नोट्सों को, तो ऐसे याद होगा। तो ऐसा पापा ने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, जैसे आपके बेटे ने तो आप में इंस्पिरेशन देख के वर्दी को चुना, लेकिन आर्मी से रिटायर होने के बाद आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आपको लगा नहीं मैं फिर से सरकारी एग्ज़ाम्स दूं या फिर मैं देश की सेवा करूं? जी मैम, मैं जब रिटायरमेंट हुआ तो सोचा कि देश सेवा तो बहुत अच्छी बात है, देश सेवा मैं 18 साल करी। उसके बाद मेरे मन में आया कि अब मैं कुछ अलग से टाइप वो करूँ। वो परिवार में लोग बोलते थे कि बोला या बेल्ट की नौकरी मत कर तू दोबारा, अपना कोई बिजनेस कर ले, मगर मेरे मन में ये था कि मैं अपने देश की सेवा करूं और आम नागरिक की सहायता करूं। तो इसलिए मैंने यूपी पुलिस में एग्ज़ाम दिया और आपको पता है कि इस बार मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ। जैसा कि आप दोनों का सिलेक्शन हुआ इस बार, तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे उन लोगों को जो आगे आने वाले सालों में इस भर्ती एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं? मैं टिप्स तो युवाओं को मैं ये देना चाहता हूँ कि जैसे मेरी उम्र है और मैं अपने आप को हमेशा जवान मानता हूँ, क्योंकि सेना में या पुलिस में जवान बोलते हैं, तो मैं अपने आप को जवान मानता हूँ इस उम्र में भी। और मैं युवा को ये बोलना चाहता हूँ कि 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार सब असफल हो गए, सफलता आपको मिलेगी। क्योंकि मैंने दिल्ली पुलिस में 1 नंबर से रहा हूँ, सीजीएल में मैं टाइपिंग में फेल था, यूपीएसआई में 2 नंबर से रहा हूँ और काफ़ी एग्जाम में मैं 1-2 नंबर से फेल आया हूँ। मगर मेरे दिमाग में ये घूमती थी बात कि मैं सफल हूँगा। तो मैं युवाओं से ये बोलना चाहता हूँ कि ये ना सोचे कि सफलता नहीं मिलेगी। कम अपने दिल में मत सोचो कि सफलता नहीं मिलेगी, ये सोचो कि सफलता मिल के ही रहेगी और आप अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे। आप कुछ कहना चाहिए? मैम, जैसे अभी भी मेरे गांव में मेरे साथ के हैं 2-3 मेरे दोस्त हैं जो कि कोई फाइनल मेरिट में निकला है। मेरे एक साथ का है वो फिज़िकल में डिस्क्वालीफाई हो चुका है। मैं उनसे उनके साथ के भी उनके जैसे भी हैं बहुत, मतलब मेरे गांव के नहीं और दूर दूर से ज़िले के भी हैं जो ऐसे 1-1 नंबर से या फिर फिज़िकल में डिस्क्वालीफाई हुए हैं। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अभी वापस से उत्तर प्रदेश की बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं, कांस्टेबल की आ रही है, यूपीएसआई की आ रही है, होम गार्ड की आ रही है। आप अभी पीछे मत हटिए, बस आप पहले से कंपटीशन में हो। अगर आप यहीं हार मान जाओगे तो आप सारी बात मेंटल की होती है आपकी, आप जिस तरह सोचोगे आप ऐसा ही बन जाओगे। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आगे बहुत वैकेंसी आ रही है, आप तैयारी करते रहिए। अब जैसे यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है, मेरी अभी ग्रेजुएशन हो चुकी, अभी नहीं हुई है लेकिन रिज़ल्ट आना बाकी है। तो अभी जैसे मेरे पिताजी भी उस एग्ज़ाम को देंगे
और मैं भी दूंगा। हम दोनों की सोच ये है मैम, अब इस बार हमने यूपी पुलिस निकाला है और इस बार अगली बार मौका मिले हम यूपीएसआई दोनों को पास करें। सब इंस्पेक्टर का सब एग्जाम देना इंस्पेक्टर चाहते हैं एग्जाम आप दें। दोनों। यूपी पुलिस की जो भर्ती प्रक्रिया जो अभी आप पूरा जैसे निकले हैं, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी मैम, यूपी पुलिस की जो भर्ती प्रक्रिया इस बार हुई है, मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी साहब को धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि इन्होंने इतनी बड़ी भर्ती को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से पूर्ण करा है। और पुलिस भर्ती बोर्ड को का भी मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी पब्लिक को कैसे संभाला, मुझे तो अचंभा है। और मैं दोबारा धन्यवाद बोलना चाहता हूं भर्ती बोर्ड को भी कि इन्होंने इतनी बड़ी भर्ती को कंट्रोल और अच्छी तरह से पूर्ण करा है। अच्छा, ट्रेनिंग के लिए आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है? कैसा लग रहा है? अब आप लोग ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हैं और इस बार दोनों अलग अलग जाने वाले हैं। जैसा कि आपने बताया, आप बरेली, आप शाहजहाँपुर। वो लाइब्रेरी वाली बात नहीं है जहाँ पे दोनों एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? मैम वही जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी पहले सोच अलग थी, बाद में चेंज हुई मेरी। तो मेरी मतलब फाइनल रिजल्ट आने के बाद भी मेरी सोच ये थी कि थोड़ी एक कोने में थी कि ट्रेनिंग एक साथ ना हो जाए। लेकिन मैं फिर मेरी मम्मी को बताया, मम्मी ट्रेनिंग के साथ होगी तो क्या होगा, मैं एज अ फ्रीडम नहीं मिल पाएगी। मेरी सोच थी उस टाइम पे कि मैं बंधा हुआ रहूँगा, कि मैं मौज मस्ती नहीं कर पाऊँगा पापा के सामने। कुछ मेरे से गलती हो जाएगी तो उस्ताद मुझे धमकाएंगे, तो पापा के सामने मुझे बहुत वैसा लगेगा। तो ये डर था मुझे। फिर बाद में जेटी के लिए सेंटर से अलॉट हुए तो पता चला कि मेरी अलग है, मेरी बरेली है, मेरे पिताजी की शाहजहाँपुर है। तो तब मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि चलो अलग हुई वे वो ट्रेनिंग अलग हुई। लेकिन मुझे अब वैसा फील हो रहा है कि नहीं, एक साथ होनी चाहिए थी। और ये जो मेरे पिता पुत्र का जो बॉन्ड बनाया जा तैयारी करते टाइम पे, फिजिकल की प्रैक्टिस करते टाइम पे, ये और लंबा चले। मैं नहीं चाहता कि यहीं ख़त्म हो जाए, ट्रेनिंग अलग अलग हो रही है। मैं चाहता था कि हमारी एक साथ, अब मेरी सोच ऐसी है कि एक साथ ट्रेनिंग हो, ये जो बॉन्ड है ये और लंबा चले। अब आपने ये एग्ज़ाम क्लियर कर दिया है और आई थिंक ट्रेनिंग भी आपके लिए एक ईजी टास्क ही होगी आगे। तो उसके बाद फील्ड में जाके आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है? क्या आपका फ्यूचर प्लान है? मैम, जैसा कि अभी पता है कि यूपी सरकार अभी और भर्तियां निकालने वाली हैं, तो अभी कांस्टेबल की निकलेंगी और यूपीएसआई की निकलेंगी। तो इसका ग्रेजुएशन हो जाएगा। मैं इसको ये बोल कर रखा हूँ कि जैसा हमने इस बार यूपी पुलिस में सफलता प्राप्त करी है, तो यूपीएसआई में भी सब इंस्पेक्टर में ही हम दोनों एक साथ चयन हों। जैसे आप दोनों बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हो, आपके गांव के लोग और आगे जो भी बच्चे भर्ती एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा क्या जो एक्स सर्विस मैन हैं उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? जी मैम, मैं एक्स सर्विस मैन को ये संदेश देना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ कि आप आर्मी से आए हो तो सबसे पहले अपने आप को फिट रखें। फिट रखने का मतलब है कि फिट रखें, दिमाग को फिट रखें, गलत संगति में ना पड़ें और अपनी शरीर को फिट रखें। और जैसे भर्ती आती रहें उनको देखें, ऑनलाइन देखें, ऑनलाइन फॉर्म भरें, ऑनलाइन पढ़ो कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लाइब्रेरी जाओ और 4-5 घंटा पढ़ने की ज़रूरत है सब एक्समैन को क्योंकि कोटा होता है मैम, हमारा एक्समैन का 5% कोटा मिलता है। तो इस बार हमारे 60,000 में 3,000 एक्समैन भर्ती हुए हैं, जिसमें मैं भी हूँ। तो ये थी हापुड़ की वो शानदार जोड़ी जिसने हमें ये सिखाया कि अगर मेहनत सच्ची हो और सपने खाकी में रंगे हो तो उम्र सिर्फ एक नंबर होती है और भर्ती परीक्षा का कट ऑफ सिर्फ हौसले का इम्तिहान। एक तरफ पिता जो आर्मी की ट्रेनिंग पूरी कर अब यूपी पुलिस की ट्रेनिंग से दो हाथ करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ बेटा जो शायद अब सोच रहा होगा कि सैल्यूट दूं या गले लगाऊं। अब देखना यह है कि ट्रेनिंग में बेटा तेज दौड़ता है या पिता का अनुभव बाजी मारता है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जुड़े रहिए यूपी पुलिस के इस पॉडकास्ट से। हम फिर आएंगे एक नई कहानी, एक नए अनुभव के साथ। स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।